हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथ्स पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो ये जो पेपर है ये है मई 2016 वाला पेपर। तो इसमें जो भी मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व मैं करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रायः देखा गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को शाब्दिक प्रश्नों को समझने में कठिनाई होती है। इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। यानी प्राथमिक स्तर पर जब शाब्दिक प्रश्न आते हैं तो बच्चे कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है ये पूछा गया है। पहला विकल्प है शाब्दिक प्रश्नों को मातृभाषा में भी प्रस्तुत करने से। दूसरा है अभ्यास के लिए बहुत अधिक शाब्दिक प्रश्नों को देने से। तीसरा है प्राथमिक स्तर पर गणित के पाठ्यक्रम से शाब्दिक प्रश्नों को निकाल देने से। और चौथा है शिक्षार्थियों को शब्दों के अर्थ के लिए शब्दकोश का प्रयोग करने को कहकर। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही हो सकता है। चौथे से शुरुआत करते हैं। लिखा है शिक्षार्थियों को शब्दों के अर्थ के लिए शब्दकोश का प्रयोग करने को कहकर। अगर शिक्षार्थी शब्दकोश का प्रयोग करेगा तो शिक्षक का कार्य क्या रह जाएगा, इसलिए ये विकल्प गलत है। तीसरा है प्राथमिक स्तर पर गणित के पाठ्यक्रम से शाब्दिक प्रश्नों को निकाल देने से। यदि शाब्दिक प्रश्न निकाल दिए जाएंगे और बच्चा जब उच्च कक्षा में पहुंचेगा तब उसे शाब्दिक प्रश्न मिलेंगे, तो उन प्रश्नों को वह कैसे हल कर पाएगा जब उसे प्राथमिक स्तर पर इस तरीके के प्रश्न हल नहीं कराए जाएंगे। तो निकालना बेहतर उपाय नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरे में लिखा है अभ्यास के लिए बहुत अधिक शाब्दिक प्रश्नों को देने से। तो यदि आप अभ्यास के लिए बहुत अधिक शाब्दिक प्रश्न देंगे और बच्चा समझ ही नहीं पाएगा शाब्दिक प्रश्नों को, तो वो हल कैसे करेगा, दूसरा भी इसमें गलत हो जाएगा। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है शाब्दिक प्रश्नों को मातृभाषा में भी प्रस्तुत करने से। यदि शाब्दिक प्रश्नों को मातृभाषा यानी मदर टंग में प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे उसे समझेंगे और उसका हल निकालने में भी उन्हें आसानी होगी। पहला विकल्प इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कक्षा 3 के कक्षा अध्यापक ने कक्षा को व्यकलन पर निम्न शाब्दिक प्रश्न दिया। एक बक्से में 50 बोतलें आ सकती हैं, उसमें पहले से ही 20 बोतलें हैं। इस बक्से में कितनी बोतलें और रखी जा सकती हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी से संबंधित है? पहला है तुलना, दूसरा है योग की पूरकता, तीसरा है विभाजन और चौथा है न्यूनीकरण। तो प्रश्न में कहा गया है कि बक्से में 50 बोतलें आ सकती हैं और पहले से ही 20 बोतलें उसमें रखी हुई हैं। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, पूछा गया है कौन सी श्रेणी से संबंधित है। दूसरा विकल्प इसमें सही है, योग की पूरकता। यानी 20 बोतलें उसमें रखी हुई हैं। कितनी और बोतलें बक्से में रखी जा सकती हैं? तो 30 बोतलें और रखी जा सकती हैं, यानी योग की पूरकता। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अब ये जो 3 विकल्प और लिखे हैं, तुलना, विभाजन और न्यूनीकरण, ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो तुलना का मतलब है दो समूहों या संख्याओं के बीच जब तुलना की जाती है कि कौन किससे अधिक है, यानी पता किया जाता है कि कौन किससे अधिक है या कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो ये कहलाता है तुलना। विभाजन क्या है? विभाजन का अर्थ है अलग करना, यानी विभाजित करना। उसके बाद है न्यूनीकरण। तो न्यूनीकरण क्या है? जब मूल राशि आपको ज्ञात हो और शेष भी ज्ञात हो तो उस भाग को खोजने के लिए कहा जाए जिसे इससे अलग कर दिया गया है। जैसे आपसे कहा जाए कि एक डिब्बे में 15 पेन हैं और उसमें अब केवल 5 बचे हैं, तो कितने पेन बेचे गए हैं? तो ऐसा जो प्रश्न है वह न्यूनीकरण के अंतर्गत आता है। इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, योग की पूरकता। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 5 के एक विद्यार्थी ने भिन्न का एक प्रश्न निम्न प्रकार से हल किया। 2/3
-1/3 बराबर 1/0। अध्यापक होने के नाते आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? पहला है भिन्न की किट या कागज मोड़ने की प्रक्रिया द्वारा त्रुटि को समझाना। दूसरा है विद्यार्थी को उसी प्रश्न को 10 बार करने के लिए कहना जिससे कि वह त्रुटि की पुनरावृत्ति ना करे। तीसरा है भिन्नों के व्यकलन की कलन विधि बताना और चौथा है अभ्यास के लिए कुछ और प्रश्न देना। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वह है भिन्न की किट या कागज मोड़ने की प्रक्रिया द्वारा त्रुटि को समझाना। विद्यार्थी जो त्रुटि कर रहा है, जो गलती कर रहा है, उसे भिन्न की किट या कागज मोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उससे यदि समझाया जाएगा तो बच्चा समझ जाएगा और वह आगे त्रुटि नहीं करेगा। अगला प्रश्न है कक्षा 5 में 2 पत्तियों के क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? Which one of the following is the best resource to compare the areas of 2 leaves in class 5th? पहला विकल्प है जियो बोर्ड, दूसरा है आलेख यानी ग्राफ पेपर, तीसरा है पैमाना और चौथा है धागा। तो पत्तियों के क्षेत्रफल की तुलना करनी है, इसके लिए सबसे उपयुक्त होगा आलेख यानी ग्राफ पेपर। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है लंबाई को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? पहला है अप्रामाणिक मापों का प्रयोग, दूसरा है आवृत्ति, तीसरा है लंबाई का संरक्षण और चौथा है पैमाने के प्रयोग की क्षमता। तो लंबाई मापने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू पूछा गया है पैमाने के प्रयोग की क्षमता। चौथा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि यदि पैमाने के प्रयोग की क्षमता के बिना हम लोग किसी भी लंबाई या चौड़ाई को सही प्रकार से नहीं माप सकते हैं, इसीलिए पैमाने के प्रयोग की क्षमता महत्वपूर्ण पहलू है। अगला प्रश्न है यह पाया गया कि प्राथमिक स्तर पर गणितीय संकल्पनाओं को समझने में खेल सहायक होते हैं क्योंकि पहला विकल्प है कक्षा की नीरसता को भंग करते हैं, दूसरा है कक्षा के प्रबंधन में सहायक होते हैं, तीसरा है बच्चों को आमोद प्रमोद उपलब्ध कराते हैं और चौथा है संकल्पनाओं के प्रसारण का अवसर उपलब्ध कराते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर गणितीय संकल्पनाओं को समझने में खेल सहायक होते हैं क्योंकि संकल्पनाओं के प्रसारण का ये अवसर उपलब्ध कराते हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है। इसके अलावा खेल बच्चों में रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं और बच्चे उसमें सक्रिय रूप से भाग भी लेते हैं। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में पहला विकल्प है बहुत सारे प्रश्न अभ्यास के लिए दिए जाने चाहिए, दूसरा है रंगीन चित्र होने चाहिए, तीसरा है बहुत सारे उदाहरणों को हल के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए और चौथा है बच्चे की दैनिक जीवन से गणितीय संकल्पनाओं को संबंधित किया जाना चाहिए। तो गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता है कि बच्चे की दैनिक जीवन से गणितीय संकल्पनाओं को संबंधित किया जाना चाहिए। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियों को वर्ग के रूप में पहचानता है। वैन हीले के अनुसार वह ज्यामितीय विचार की किस स्थिति में है? तो बच्चा क्या कर रहा है? 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियों को वर्ग के रूप में पहचानता है। तो वैन हीले के अनुसार वह ज्यामितीय विचार की किस स्थिति में है? तो वह स्तर 0 प्रत्यक्षीकरण यानी मानसिक चित्रण की स्थिति में है। चौथा विकल्प इसमें सही होगा, यहाँ पर 0 होगा, स्तर 0। चौथा विकल्प इसमें सही है। वैन हीले ने कितने स्तर दिए हैं? 5। स्तर 0 है प्रत्यक्षीकरण, स्तर 1 है विश्लेषण, स्तर 2 है अनौपचारिक निगमन, स्तर 3 है औपचारिक निगमन और स्तर 4 है कठोरता। ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न है शून्य की अवधारणा का परिचय किस संक्रिया द्वारा उत्तम रूप से दिया जा सकता है? पहला विकल्प है गुणन, दूसरा है विभाजन, तीसरा है योग और चौथा है व्यकलन। तो यदि शून्य की अवधारणा का परिचय कराना है तो सबसे अच्छा
जो तरीका है वह है व्यकलन यानी सब्ट्रैक्शन, घटाना जिसे कहते हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? पहला विकल्प है सममिति, दूसरा है दशमलव, तीसरा है आंकड़ों का प्रबंधन और चौथा है अनुपात और समानुपात। तो प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, तो प्राथमिक स्तर पर सममिति, दशमलव, आंकड़ों का प्रबंधन ये पढ़ाया जाता है, लेकिन अनुपात और समानुपात नहीं पढ़ाया जाता। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अनुपात और समानुपात। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 के बच्चों में गणित संकल्पनाओं की समझ का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अति उत्तम है? कौन सा अति उत्तम है? पहला विकल्प है अवलोकन, दूसरा है लिखित परीक्षा, तीसरा है मौखिक परीक्षा और चौथा है कार्यपत्रक। तो कक्षा 1 की बात हो रही है और पूछा गया है कि गणित संकल्पनाओं की समझ का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा अति उत्तम है? तो इसमें पहला विकल्प सही होगा, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक कक्षा 1 के शिक्षार्थियों को संख्या विषय का ज्ञान दे रहा है। अध्यापक द्वारा निम्नलिखित में से किस उपागम का अनुसरण करना सबसे अधिक उपयुक्त है? पीडीएफ थोड़ी धुंधली है, इसलिए आप लोग सुनते जाइएगा। पहला विकल्प है अंकों का परिचय गणना से पहले दिया जाना चाहिए, दूसरा है शिक्षार्थियों को पहले अंक लिखने का अभ्यास करना चाहिए, तीसरा है अंकों का संख्याओं के नाम के साथ परिचय दिया जाना चाहिए और चौथा है अंकों का परिचय तभी दिया जाना चाहिए जब शिक्षार्थियों को गणना का अनुभव हो गया हो। तो बात हो रही है कक्षा 1 के शिक्षार्थियों को संख्या विषय का ज्ञान देने की। तो सबसे अच्छा जो विकल्प है वह चौथा विकल्प है कि अंकों का परिचय तभी दिया जाना चाहिए जब शिक्षार्थियों को गणना का अनुभव हो गया हो। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या बोध का एक पहलू है? पहला विकल्प है छोड़कर गणना करना, दूसरा है एक संगति, तीसरा है अंक लिखना और चौथा है पंक्तिबद्धता। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, एक संगति, 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। तो इसमें क्या होता है कि यह इस अवधारणा को संदर्भित करता है कि प्रत्येक वस्तु को केवल एक बार गिना जाता है, इसे ही कहते हैं एक संगति। याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के छात्रों को 1/1/2 बराबर 2 समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? पहला विकल्प है मनकों और डोरी का प्रयोग करना, दूसरा है जियो बोर्ड का प्रयोग करना, तीसरा है कागज को मोड़कर समझाना और चौथा है कलन विधि समझाना। तो कक्षा 4 के छात्रों की बात हो रही है, तीसरा विकल्प इसमें सही होगा, कागज को मोड़कर समझाना। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 की एक शिक्षार्थी 203 को 23 पढ़ती है। एक अध्यापक होने के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप करेंगे ताकि उसे अपनी गलती का बोध हो जाए? पहला विकल्प है संख्याओं को संख्यात्मक रूप में लिखना, दूसरा है कार्यपत्रकों द्वारा ड्रिल और तीसरा है मनकों और डोरी का प्रयोग करना और चौथा है संख्या चार्ट को पढ़ना। तो कक्षा 2 की शिक्षार्थी है, 203 को 23 पढ़ती है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है ताकि उसे अपनी गलती का बोध हो जाए, मनकों और डोरी का प्रयोग करना। तो मैथ्स पैडागोजी के इस पेपर में जो भी प्रश्न थे उनको सॉल्व करवा दिया है। ये पेपर है मई 2016 वाला।
तो इसमें जो भी मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करवा दिया है। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।